स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होते हैं, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू द टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइजिंग टू द डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। ठीक है, तो जब जब वो डिवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, राइज करते हैं टू डॉटर सेल्स को ईच टाइम दे डिवाइड। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडेड ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उसके अंदर ग्रोथ भी देखी जाएगी, रिप्रोडक्शन भी देखी जाएगी। सेल के लिए बोला जा रहा है, लिविंग के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है लिविंग कैरेक्टर्स में, हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड में। सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग मिलियन ऑफ सेल्स। तो साइकिल जो होती है ये ग्रोथ साइकिल होती है, फिर सेल डिवाइड करता है। यही एक रीजन है कि एक सिंगल सेल कैसे एक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि कंसिस्टिंग होता है ऑफ द मिलियंस ऑफ सेल्स। इसके बाद सेल साइकिल का मतलब क्या है, एक सिक्वेंस आ चुका है, एक सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, फिर जाके सेल कहीं डिवाइड करता है। तो हमें ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, कुछ सिक्वेंस देखने को मिल रहा है। तो सेल साइकिल इज एक्चुअली absent इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलती, यूकैरियोटिक फीचर होता है। हम्म, तो it is a sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constant of the cells and the eventually divide into two daughter cell। कैसे एक सेल खुद को डुप्लीकेट करता है, खुद के जीनोम को डुप्लीकेट करता है और सिंथेसाइज करता है अदर कांस्टेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर अदर ऑर्गेनेलिज होती है उनको बनाता है, फिर जाके डिवाइड करता है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasma. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। सेल डिवाइड क्यों कर रहा है एक्चुअली, खुद के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियोज। सेल जैसे ही ग्रोथ करेगा तो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मा का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए वो डिवाइड करता है और क्या करता है, खुद के न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर उसके बाद सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसे ईस्ट होता है वो 90 मिनट्स में ही कर लेता है, बट एक ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लग जाते हैं। But a cell proper division only for about an hour, last for only for about an hour। एम फेज की बात कर रहा है, एम फेज 1 घंटे का ही होता है, बस वही बता रहा है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। हम क्या करते हैं, एक बार पहले इंटरफेस की बात करते थे। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि यार इस फेज के अंदर कुछ ज्यादा चीजें होती नहीं है ना, सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें चल रही होती है, ऐसा लगता है कुछ ग्रोथ हुई नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है इस फेज के अंदर, रेस्टिंग फेज कहते हैं। सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ द सेल ग्रोथ एंड द डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर के अंदर होता है। इट लास्ट मोर देन फॉर द 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। यहीं पे उसी की बात हुई ना कि ह्यूमन सेल 24 आवर्स तो लेता है, बट जो सेल डिवीजन जो प्रॉपर देखा जाता है वो आखिरी के 1 घंटे में ही देखा जाता है। क्यों, क्योंकि 95% तो वो इंटरफेस है, वो रेस्ट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, वो रेस्टिंग फेज में था, उसने कुछ किया ही नहीं। फिर हम बात करते हैं एम फेज के ऊपर, एक्चुअल सेल डिवीजन फेज होता है ये। स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, या ऑलवेज रिमेंबर कि पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है एम फेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस के ऊपर हम बात करते हैं तो इंटरफेस डिवाइड फर्दर इनटू द थ्री फेज। जो इंटरफेस होता है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, विच आर कॉल्ड द G1 फेज, सिंथेसिस फेज यानी एस फेज, G2 फेज यानी गैप 2। एंड यहाँ से देखो यार हमें एक और बात पता चलती है, ऑलवेज रिमेंबर
हमें जी नॉट फेज के बारे में तो पता ही है कि यहाँ से सेल क्या होता है, सेल साइकिल एग्जिट कर जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, सेल कहाँ से सेल साइकिल को एग्जिट करता है, G1 से एग्जिट करता है, G1 से जी नॉट जाता है हमेशा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद ही नहीं चला जाएगा, हमेशा कब जाएगा, G1 के बाद जाता है। ठीक है, some cells do not divide further, exit the G1 phase. Always remember which phase, exit, is it enough? Exit the G1 phase to enter an inactive stage called the quiescent stage, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के लिए सेल इन द स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेटाबॉलिकली तो कुछ नहीं है, उसको मेटाबॉलिकली तो आज भी एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म आज भी शो करेगा, बट नो लॉन्गर प्रोलीफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन ड्यू टू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, हार्ट सेल ऐसे वैसे डिवाइड नहीं करेगा, अगर जरूरत पड़ गई तो कर लेगा, ठीक है, वरना डिवाइड नहीं करेगा। Interval between the mitosis and initiation of the DNA replication is called the G1 phase। G1 phase की बातें चल रही है। Cell is metabolically active, continuously grow but does not replicate its DNA। DNA को replicate नहीं करता है भाई साहब। Most of the cell organelles duplicate हो जाती है यहाँ पर। Very very important line। Most of the cell organelles duplicate। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एस फेज के ऊपर। तो दिस फेज मार्क द फेज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है बट नो इंक्रीज इन द इनिशियल क्रोमोसोम नंबर। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा, यानी 2n से क्या हो जाता है, 2n से 4n तो हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आज भी वो ही रह गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। प्लांट्स के अंदर करता है क्या, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल ही नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। G2 जो फेज है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह बन जाते हैं, प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। माइटोसिस के लिए यानी सेल डिवाइड करने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करता है, सेल ग्रोथ कर रहा होता है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। एनिमल्स की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में होता है, एनिमल्स में अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में। बट हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके हैप्लॉयड में भी देखने को मिलता है, डिप्लॉयड में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो या इट्स डन। एक बार बस मैं यार एक बार इनको रेस कर दूं सभी को। ऑलमोस्ट डन। हाईलाइट एरेज ना हो जाए यार बस। हो गया। ओके, नो मैटर, वापस पढ़ेंगे ही। ऑल सेट। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अगले फेज के ऊपर, एम फेज या माइटोटिक फेज के ऊपर। तो एम फेज जो होता है उसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, हैंस कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन। प्रोजेनी के अंदर और जो पेरेंट सेल है उन दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, मतलब कम नहीं होता है, वो सेम रहता है। एम फेज को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब पहले कौन डिवाइड कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एंड देन साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मा डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रिक सबको पता होगी यार, प्राइम मिनिस्टर एट तेलंगाना है ना, PMAT होती है जो भी है ना, जैसे भी तुमने याद कर रखा हो नॉर्मली या एज यू विश। ठीक है, तो फर्स्ट फॉलो द SNG2
फेज ऑफ इंटरफेसेस। ये जी एस आएगा, फिर G2 आएगा, फिर ये आता है, ठीक है। मार्क बाय द इनिशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये कैसे मार्क किया जाता है, प्रोफेज कैसे पता चलता है कि प्रोफेज चल रहा है, तो ये इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन द क्रोमोसोमल मटेरियल विच बिकम्स अनटेंगल्ड। यार अनटेंगल का मतलब क्या हुआ है एक्चुअली, हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली इसको। तो देखो यार एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा डीएनए था वो इस तरह से कुछ भी था, है ना। तो एक्चुअली उसको अनटेंगल करके अरेंज कर दिया हमने। अरेंज कर दिया मतलब हमने उसको क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज कर दिया, है ना, अच्छे से लगा दिया, उसको अनटेंगल कर दिया। देखो ना यार कैसे गुच्छा सा बन के बैठा था, है ना, अनटेंगल, फिर इसको खोला, है ना, धागा था, धागे को खोला और हमने थोड़ी सी पैकेजिंग वगैरह जैसा तो अच्छा सा सजा के रखा उसको, है ना। इनिशिएशन द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स द अनटेंगल। सेंट्रोमियर स्टार्ट टू मूव, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, सेंट्रोजोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। जो सेंट्रोजोम्स है वो अपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे पास दिख नहीं रहा है यार, एक डायग्राम के अंदर एनसीईआरटी ने शायद बना ही नहीं रखा है, वरना हम कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेंट्रोजोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल्स पे जो हमारे सेंट्रोजोम्स होते हैं ये दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय द क्रोमोसोम कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है। अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज आते आते हमें हमें क्या देखने को मिला, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। ईच सेंट्रोमियर रीच एट द पोल, पोल पे पहुंच गए और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने लग गए जिसको हमने एस्टर बोला। द टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स द माइटोटिक अपैरेटस। रिमेंबर, दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स के साथ माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, कि बाय द एंड ऑफ प्रोफेज कौन सी ऑर्गेनेली दिखना हमें बंद हो जाती है। गोल्जी नहीं दिखती, ईआर नहीं दिखता, न्यूक्लियोलस नहीं दिखता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखती है, ठीक है। अब मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टेट ऑफ द मेटा स्टार्ट द मेटाफेज। देखो जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा थोड़ा हुआ है तो प्रोफेज है या लेट प्रोफेज है, बट अगर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुकी है तो उसको हम मेटाफेज बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज completed and can be observed clearly under the microscope and morphology of chromosome is most easily studied, ठीक है। तो कंडेंसेशन होती है जो क्रोमोसोम की वो कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको देख सकते हैं इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है फेज, ये पूछा जाता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ये वाली जो है। ये मॉर्फोलॉजी कहाँ पढ़ सकते हैं, मेटाफेज के अंदर। अच्छा, शेप ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पढ़ सकते हैं, एनाफेज के अंदर, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है यहाँ पे, कैन वी ड्रॉ, हाँ, ओके। सो सेंट्रोमियर एक्चुअली बस ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे लग रखा है ना। तो सेंट्रोमियर के लिए यही लिख रखा है कि ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड, ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई, each chromosome has two sister chromatids which are held together by the centromere. All chromosome come to align at the equator, मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं उसको, ठीक है, वेरी कॉमन। Each chromosome connected to its kinetochore spindle fiber from the one pole and its sister chromatid connected to its kinetochore to the spindle fiber to the opposite pole. सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है, नथिंग स्पेशल इन दैट। सेंट्रोमियर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, जिसके ऊपर आकर क्या होता है, हमारा स्पिंडल फाइबर लग जाता है और इनको क्या करता है, अपोजिट पोल्स पे पुल अप करना स्टार्ट करता है, किसमें, एनाफेज में हमारे, ठीक है। तो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज को रेफर एज ए मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इजी। एनाफेज, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, हमें दिखता है। और यहाँ पे एक बात याद रखना यार, अभी तक तो आई नहीं वैसे, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली,
जब तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया यानी ईच क्रोमेटिड, एक्चुअली जब तक क्रोमेटिड है, जब जैसे ही सेंट्रोमियर हट गया, जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा तो ईच क्रोमेटिड इज नाउ कॉल्ड द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या होता है एनाफेज में, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि अब जो एक क्रोमेटिड था वो क्रोमोसोम बन चुका है। ईच क्रोमेटिड इज नाउ द क्रोमोसोम, बस यही बात है। टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम बिगेन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल्स के ऊपर तरफ जाने लग चुके हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड लेड टू डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने पहले ही बोल दिया कि अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम पढ़नी है तो हम किसको प्रीफर करते हैं, मेटाफेस को, बट शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़नी हो तो एनाफेस को देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टीलोफेज के ऊपर। तो टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसको एक्चुअली हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो भी हुआ था ना उसका सब कुछ रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस, यानी आपका ये जो था, ये जो स्ट्रक्चर था वो वापस डीकंडेंस हो जाएगा। डीकंडेंस मतलब वापस ऐसे उलझ सा जाएगा, है ना, डीकंडेंस हो जाएगा और लूज देयर आइडेंटिटी। जो क्रोमोसोम था वो अब हट चुका है, वो वापस से क्या हो चुका है, टेंगल हो चुका है, उसने खुद की आइडेंटिटी खो दी है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। एक्चुअली यार इसको क्लीन करते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, और अच्छे से करते हैं इसको। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो था उस डेवलप हो चुका अराउंड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अराउंड क्या हुआ, न्यूक्लियर क्लस्टर्स डेवलप होने लग गए एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। जो न्यूक्लियोलस था, गोल्जी था, ईआर था, वो रीफॉर्म हो गए। पॉइंट टू बी रिमेम्बर, वो रीफॉर्म हो गए। यहाँ पे हमने बोला था क्या हो गया, डिसअपियर लिख रखा था शायद, है ना। एक्चुअली एनसीईआरटी शो चेक करना, ये डिसअपियर या डू नॉट शो का एक ही मतलब है, दिख नहीं रहते अब। बट यहाँ पे हमने लिखा है रीफॉर्म, तो इस स्टेटमेंट को गलत मत मानना, एनसीईआरटी नहीं लिख रखी है ये बातें। तो ये रिफॉर्म हो जाते हैं, न्यूक्लियलिस हो जाएगा, गोल्जी हो जाएगी, ईआर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बन गई, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स। अब साइटोकाइनेसिस, अब बात करेंगे हम साइटोप्लाज्मा कैसे डिवाइड होगा। तो इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा एट द एंड ऑफ विच सेल गेट्स विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। जैसे ही साइटोप्लाज्मा डिवाइड हो जाएगा, हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इन एनिमल इट इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो मतलब या डीपन डाउन होती जाएगी उसकी, है ना, ये फरो होता जाएगा, ये डीपन होता जाएगा, है ना, अंदर की तरफ होता जाएगा। जबकि प्लांट साइटोकाइनेसिस के अंदर अचीव क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन के थ्रू, विच स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द exiting lateral wall. The formation of a new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the, क्या लिखा है भाई ये, सेल लिखा है, called the cell plate that represent the middle lamellae. रिमेंबर, जो सेल प्लेट होती है वो मिडल लैमेली को रिप्रेजेंट करती है between the walls of two adjacent cell. When karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate conditions arise, leading to the formation of syncytium multinucleate. Example, liquid endosperm of the coconut. इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटोकोर क्या होता है, हमने यहाँ पे बनाया भी था ना काइनेटोकोर, ये रहा। तो काइनेटोकोर क्या होता है भाई, काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे होता है, हमने बोला था। सर्फ एज द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर आके वहां पे लगता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।
तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इन द डॉटर सेल्स, वेरिएशंस नहीं आती है ना। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हमें ग्रोथ हो रही है तो वो किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। सेल रिपेयर करता है माइटोसिस के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन इन द अपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। In some lower plants and in some special insects, haploid cells are also divided by the mitosis. Okay, so here we done. So please, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसका सेकंड पार्ट जो हमारा मियोसिस है वो हम कल या परसों जब भी हमें टाइम मिलेगा तब कर लेंगे यार।